हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर और योगेश चंद्र शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 6 और ये वक्त है बायोलॉजी लाइव का। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और एकदम गर्दा उड़ा रहे होंगे जहां पर भी होंगे। शुरुआत करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा विकास का संक्षिप्त विवरण और नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ये दो बिंदु ऐसे होंगे जिन पे हम बात करने वाले हैं कि बॉस ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति कैसे चयन करती है अपनी चीजों को, पहला हम ये विषय पे बात करने वाले हैं। और दूसरा विषय ये है कि इस दुनिया का जितना भी निर्माण हुआ है उसके क्या तरीके रहे हैं, किस आधार पर यह निर्माण हुआ है, हम उन विषयों पे भी बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज मैं बताने वाला हूं सबसे पहले आपको नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। डार्विन साहब के द्वारा दिया गया एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, डार्विन साहब के द्वारा दिया गया एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने बताया कि सारी कहानियां नेचुरल सिलेक्शन की है। असल में ये जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। अब ये कितने टाइप के होते हैं हम इनके विषयों पे बात करते हैं। तो देखो बॉस, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं प्राकृतिक चयन की, प्राकृतिक चयन ये क्या चीज होता है? प्राकृतिक चयन, डार्विन साहब का कहना था कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब प्रकृति अपने अनुरूप चयन करती है, अपने अनुरूप चयन करती है, प्रकृति बदलती नहीं है। मतलब प्रकृति को जब कोई जैसा चाहिए होता है वो उसे वैसा बदल लेती है। जस्ट एग्जांपल के लिए एक ग्राफ एनसीईआरटी बताती है कि मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के 3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है बेटा यहां पर ये होगा स्टेबलाइजिंग ग्राफ, जिसे अपन कहेंगे स्थायी कारक ग्राफ। ये होता है दिशात्मक ग्राफ और ये होता है विदारक ग्राफ। हम तीन अलग अलग एग्जाम्पल से प्राकृतिक चयन के आज उदाहरणों के विषय पे बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक चयन असल में होता क्या है। नेचुरल सिलेक्शन, द स्टेबलाइजेशन ग्राफ। नेचुरल सिलेक्शन का पहली कहानी आई स्थायी कारक ग्राफ की। मैं इसका उदाहरण बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्थायी कारक प्राकृतिक चयन क्या होता है। स्थायी कारक प्राकृतिक चयन क्या होता है मैं बताता हूं। एक समय की बात थी कि हमने ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में ऐसे करके हमने एक 3 आबादी देख ली। यहां पर ये आबादी 3 लोगों की थी मेरे बच्चे, और 3 तरीके के लोग यहां पर इस दुनिया में प्रेजेंट थे। ये आबादी थी ऐसे माहौल की जहां पर सिकल सेल एनीमिया, ये ऐसे आबादी की कहानी की एग्जांपल है। सिकल सेल एनीमिया की अधिकता वाले क्षेत्र में, की अधिकता वाली जनसंख्या में, अधिकता वाली जनसंख्या में जहां पर ज्यादातर लोगों को सिकल सेल एनीमिया है, उस जनसंख्या में जहां पर ज्यादातर लोगों को सिकल सेल एनीमिया है, उस जनसंख्या में मलेरिया का प्रकोप, मलेरिया का प्रभाव, तो वहां पर किसी को मान लो मलेरिया हो रहा है, तो 3 तरीके का एग्जाम्पल दिखाया जाएगा। 3 तरीके का एग्जाम्पल दिखाया जाएगा। आप ध्यान से समझना मेरी बात को कि उस आबादी में कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जिसे हम कह रहे हैं HBS और HBS, जिसे बीमारी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम HBA और HBA सामान्य लोग कहेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम HBS और HBA कहेंगे। जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है उसको तीनों का मतलब पता होगा कि ये बेटा ये रोगी व्यक्ति है जिसे सिकल सेल एनीमिया हो चुका है, ये आपका सामान्य व्यक्ति है जिसे सिकल सेल एनीमिया नहीं हुआ है, और ये है सिकल सेल एनीमिया का वाहक। गॉट माई पॉइंट? से यस और नो। अब ये कहानी है सिकल सेल एनीमिया से पहले। ऐश कर रहे थे, गुलछल्ले उड़ा रहे थे ये सामान्य लोग, वाहक मर रहा था, रोगी मर रहे थे, सब कुछ ऐसा हो रहा था। पर वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। यहां पर वक्त बदलेगा, यहां पे वक्त बदलेगा। मलेरिया का प्रकोप हुआ जनाब, इस दुनिया में मलेरिया का प्रकोप हो गया भाई साहब, बड़ी भयावह स्थिति हुई। तो खासकर देखा गया कि एक पॉइंट यहां पर निकल कर आया कि जिसे सिकल सेल एनीमिया होता है, या अगर वो सिकल सेल एनीमिया का वाहक है, तो उसे मलेरिया नहीं होता है। क्या कहा हमने?
अरे बउआ सुनाई दिया हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है और या उसका वाहक है तो उसका मलेरिया उसे नहीं होगा। बोले ये गुरुजी बात तगड़ी कही आपने, तो सुनो अब मेरी बात को। तो यार अगर किसी आबादी में किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो ये जो जिसको सिकल सेल एनीमिया है बेचारा वो तो वैसे ही मर जाएगा, उसको बीमारी ना है, सिकल सेल एनीमिया है तो वो तो कुछ दिन में मर ही जाना है। जो सामान्य आदमी है, जो सामान्य आदमी है जिसे सिकल सेल एनीमिया नहीं है उसे मलेरिया हो जाएगा, सीधे तौर पर वो मलेरिया से मर जाएगा। अरे काहे से मरेगा? मलेरिया से मर जाएगा। लेकिन 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 ये जो वाहक है इसे ना, आपको पता ना वाहक वो होता है जिसके जीन में बीमारी तो है, जिसमें जीन में बीमारी तो है पर लक्षण में बीमारी नहीं है। तो इसमें लक्षण में भी बीमारी नहीं है और मलेरिया से भी बच गया। तो भैया ये वाला जो आदमी है ये कौन सा है? ये HbS और HbA वाहक, HbA ये वाहक के दोनों हाथों में लड्डू है जी, दोनों हाथों में लड्डू। तो ग्राफ जो है बीच वाला थोड़ा सा और बढ़ गया, बीच वाला बढ़ गया जो होता है वो और बढ़ गया। तो इस ग्राफ को हम स्थायी कारक ग्राफ कहते हैं। और इसमें हिंट करके लिखना, जब विषम युग्मजी अवस्था, मतलब जो विषम युग्मजी अवस्था में होगा, अवस्था को प्रकृति सेलेक्ट करे, प्रकृति सेलेक्ट करे। तो मतलब समझना इसको भैया कि इस दुनिया में ना इस पार ना उस पार, बीच का सिलेक्ट करना पड़े। वो एक स्टोरी आया करती है ना यार, बहुत बोला जाता है कि एक इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कि मान लो आप जो है धर्म पत्नी है आपकी और आपकी माता है और आप नाव से जा रहे हैं और दोनों डूबने लगी, तो आप दोनों में से किसे बचाएंगे? समझ रहे हो? तो जो मैं इंसान हूं कि मतलब ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है मां को बचाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भैया धर्म पत्नी को बचाएंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि मैं वहां से भाग जाऊंगा, पहले अपने आप को बचाऊंगा क्योंकि मेरे को भी तैरना नहीं आता है। ऐसे टाइप के भी लोग हैं इस दुनिया में। वैसे यहां पर कहानी है बॉस कि जिसे सिकल सेल एनीमिया है वो भी मरेगा, जिसे सिकल सेल एनीमिया नहीं है, सामान्य है, वो मलेरिया से मर जाएगा क्योंकि इसको मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। पर भैया ये जो बीच वाला वाहक है ये सिकल सेल एनीमिया का टच, ऐसा सिकल सेल एनीमिया का नाम हो गया कि हाँ इसको सिकल सेल एनीमिया है, वाहक बन गया ये, और इसे मलेरिया भी नहीं होता। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू है, और जब दोनों हाथों में लड्डू है तो स्थायी कारक ग्राफ बनता है। तो हमेशा याद रखना, जब बीच की अवस्था को, इस दुनिया की प्रकृति जब बीच की अवस्था को सेलेक्ट करे, समझना इस दुनिया में स्थायी कारक ग्राफ बना है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ना इस पार ना उस पार, ना इस पार ना उस पार, बीच की अवस्था होनी चाहिए। तब हम उसे कहेंगे भैया कि हां अगर बीच की अवस्था है तो मैं उसे कह दूंगा कि यस बॉस, ये जो है ना, ये जो बीच की अवस्था लेकर जो आया है वो है स्थायी कारक ग्राफ। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एक और एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो यार एक आबादी में 100 बच्चे हुए, 100 बच्चे हुए मान लो, ठीक है। 100 बच्चे जो हैं 2 से 3 केजी वाले बच्चे, 4 से 5 केजी वाले बच्चे और 5 से 7 केजी वाले बच्चे, मान लो 5 से 6 केजी वाले बच्चे, 4 से 5, 2 से 3 और यहां लिख देते हैं 3 से 4, और कुछ बच्चे हैं 4 से 5 केजी के, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि अगर ये ऐसा बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये 100 बच्चे पैदा हुए हैं, पर कुछ दिनों के बाद, याद रखना कुछ दिनों के बाद, कोनो दिन लगा, दिनों के बाद 98% बच्चे सिर्फ 3 से 4 केजी वाले जिंदा रहे। सो ये क्या बताना चाहता है कि क्यों ऐसे जिंदा रहे बॉस?
3 से 4 वाले जिंदा रहे, ना कम को जिंदा रखा ना ज्यादा को जिंदा रखा, बीच वाले को जिंदा रखा। ठीक है, मान लो कहा जाए कि एक आबादी है, वहां पर ज्यादा गोरे लोग थे वो भी मर गए, जो ज्यादा काले लोग थे वो भी मर गए, जो सांवले थे वो जिंदा रहे। तो जब भी कैस भी ऐसी अवस्था आए जहां पर बीच वाले को सिलेक्ट करना पड़े, ना ज्यादा ना कम ना ऊंचा ना नीचा ना इधर ना उधर, बीच की अवस्था को सिलेक्ट करना पड़े, कौन सा ग्राफ बनेगा? स्थायी कारक ग्राफ बनेगा। कमेंट सेक्शन में एक बात बता दीजिए, रोर कर दीजिए, यस सर वी गॉट इट। ऐसे कोई भी एग्जांपल आएंगे मैं कह दूंगा कि स्थायी कारक का मतलब है जब विषम युग्मजी को सिलेक्ट किया जाए, ना प्रभावी ना अप्रभावी, ना इधर ना उधर, ना काला ना गोरा, बीच का, ना ज्यादा ना कम, बीच की व्यवस्था को सिलेक्ट किया जाएगा, तब हम उसे कहेंगे बॉस कि वो स्थायी कारक ग्राफ है। बहुत बढ़िया। दूसरा ग्राफ हमारे सामने आता है डायरेक्शनल ग्राफ, जिसे हम कहते हैं दिशात्मक ग्राफ। यह भी प्रकृति का चयन ही है, प्रकृति का चयन ही है, और इसके उदाहरण को समझ सकते हैं इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म से। औद्योगिक अतिकृष्णता एक टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म, जिसे मैंने कहा था आपको औद्योगिक अतिकृष्णता, मैंने कहा था आपको औद्योगिक अतिकृष्णता। सो व्हाट इज औद्योगिक अतिकृष्णता? ये एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हमें बात करनी है। देखो बंधु, एक दुनिया है, मैनचेस्टर की बात थी, मैनचेस्टर में 2 प्रकार के मौत उस दुनिया में रह रहे थे। मानिए उस दुनिया में 2 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण से पहले उस जगह पर व्हाइट मॉथ जिंदा रहता था। व्हाइट मॉथ, स्मॉल बी, और कम मात्रा में था कैपिटल बी, जिसका नाम था मेरे बच्चे ब्लैक मॉथ, बेटसन कार्बोनेरिया, जो कम मात्रा में था। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बढ़िया, मान लेते हैं। आगे बढ़कर गए, वक्त बदला, जज्बात भी बदल गए, और ये जो बदला है तो यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। क्लियर, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का इशू है, बारिश वारिश कुछ ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो सुबह से आज मैं लाइट से ही परेशान हूं। कोई बात नहीं, फिर भी स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। आवाज आ रही मेरी? कोई बात नहीं, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा हूं नहीं, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ बोर्ड को देखिए और ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो बेचारे ये भाई साहब, ये 2 तरीके से लोग हुए, एक हुआ व्हाइट मॉथ, और दूसरा सा ब्लैक मॉथ। व्हाइट मॉथ की संख्या ज्यादा थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, क्योंकि इस समय लाइकेन बहुत ज्यादा था, आपको यह पता था, लाइकेन बहुत ज्यादा पाए जाते थे। बैकग्राउंड व्हाइट मॉथ बच जाते थे दोनों। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि लाइकेन निकल गए। जब लाइकेन निकल गए तो दोबारा से ग्राफ बना, और अब की बारी जो व्हाइट मॉथ था, स्मॉल बी, जिसे हम कहते हैं व्हाइट मॉथ, उसकी संख्या कम हो गई, और कैपिटल बी जो हमारे पास ब्लैक मॉथ है, उसकी संख्या बढ़ गई। भैया, कल तक जो प्रकृति, इस दुनिया की जो प्रकृति कल तक इस व्हाइट मॉथ को सिलेक्ट कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे लिए ही ये दुनिया है, बैकग्राउंड भी व्हाइट, तुम भी व्हाइट, बढ़िया से जिंदा रहो, कल इसकी संख्या ज्यादा थी। और इस ब्लैक मॉथ को क्या कहा जाता था कि कम मात्रा में रहो नहीं तो शिकारी खा लेगा, छुप के रहो नहीं तो शिकारी खा लेगा। इसलिए कल तक ये समय व्हाइट को सेलेक्ट कर रहा था, आज ये समय सेलेक्ट किसको कर रहा है? ब्लैक को सेलेक्ट कर रहा है। तो बॉस, जब प्रकृति बदल जाए, जब प्रकृति अपने इंपॉर्टेंट चीजों को बदल जाए, आपने देखा होगा लाइफ में लोगों की जरूरतें बदल जाती हैं, वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, और जब वक्त बदलते ही लोग बदलते हैं ना जनाब, उसी चीज को, उसी लाइफ को हम कहते हैं दिशात्मक ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहते हैं? दिशात्मक ग्राफ कहते हैं। तो है क्या ये दिशात्मक ग्राफ? जब मौसम बदले तो मांग भी बदल जाए, जरूरतें बदले तो लोग बदल जाएं। ये कहानी है आपकी दिशात्मक ग्राफ की, डायरेक्शनल ग्राफ की। और ये एग्जाम्पल
जब भी कभी दो चीजों में एक चीज को सेलेक्ट करना पड़े, या तो इस पार या तो उस पार, या तो मैं या तो वो, समझ रहे हो ना, तो वो दोनों चीजों में जब सेलेक्ट करना पड़े तो आप उसे डायरेक्शनल ग्राफ कहेंगे, दिशात्मक ग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? दिशात्मक ग्राफ भी कहेंगे। गॉट माई पॉइंट? से यस नो, फटाफट मुझे जवाब दीजिए कि जब भी प्रभावी अप्रभावी, इधर उधर, आर या पार, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े, आपके पास ऑप्शन होगा दिशात्मक ग्राफ का। गॉट माई पॉइंट? से यस। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के ग्राफ में। प्राकृतिक चयन का तीसरा है डिसरप्टिव ग्राफ। इसे हम हिंदी में कहते हैं विदारक ग्राफ। अब ये क्या चीज है बॉस? विदारक ग्राफ का मतलब यह होता है कि जब प्रकृति किसी अच्छे या बुरे, इस दुनिया में कहते हैं ना, या तो तुम बहुत अच्छे होगे तभी तुम फेमस हो पाओगे, या तो तुम बहुत बुरे होगे तब तुम फेमस हो पाओगे। बीच वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती है। ये मध्यम वर्गीय जो होते हैं ये हमेशा पिसाते हैं। या आप बहुत अमीर हैं तो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, आप गरीब हैं तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, पर मध्यम वर्गीयों से सब लेंगे। बस यही कहानी है विदारक ग्राफ की कि बॉस एक समय था, एक जमाना था, इस दुनिया में तीन प्रकार के स्नेल जानते हो ना, घोघा, स्नेल जानते हो ना, घोघा। सो घोघा जो है बच्चे इस दुनिया में तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक को हमने कहा है कैपिटल बी, दूसरे को कहा है कैपिटल बी स्मॉल बी, और तीसरे को कहा है स्मॉल बी। इस दुनिया में तीन प्रकार के घोघे हैं, स्नेल है। जो ये बी वाला है वो ब्लैक कलर का है, ये जो है वो ग्रे कलर का है, ग्रे कहना चाहिए, इसे कह सकते हैं आप। ये व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है दूसरा स्नेल, व्हाइट स्नेल है बेटा। ये एग्जाम्पल है सिर्फ आपको समझाने के लिए, एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया हुआ है। और स्मॉल बी जो है ये इसका कलर होता है, ग्रे स्नेल है। इस दुनिया में जब पहली बार स्नेल बने थे तो तीन प्रकार के बने थे, एक ब्लैक बना था, एक व्हाइट बना था और एक बना था ग्रे कलर का। लेकिन प्रकृति ने इन तीनों में से किसे सेलेक्ट किया आपको पता है? प्रकृति ने इन तीनों में से सेलेक्ट किया किन्हीं दो को, और वो दो कौन थे? जो ब्लैक वाला था इसको कहा कि यार ये जो नदी का रेत होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो नदी का मतलब होता है ये रिवर सैंड में सरवाइव कर गया, में रहेगा। तो बैकग्राउंड भी ब्लैक और रिवर की जो रेत है वो भी ब्लैक, दोनों बैकग्राउंड में बच गए, ज्यादा कोई इसको मार नहीं पाया। व्हाइट स्नेल था, ये जो है ओशियन में, समंदर में रह गया, ओशियन की व्हाइट रेत में रहा, व्हाइट रेत में रहेगा, ठीक है भाई। तो व्हाइट वाला जो है वो समंदर में ज्यादा है और ब्लैक वाला जो है नदी में ज्यादा है। पर तेरा क्या होगा कालिया? इसका क्या होगा? ये ब्लैक वाला ना नदी में रह पाएगा क्योंकि ये ग्रे कलर का है, ये नदी में भी दिखाई देगा, समंदर में भी दिखाई देगा। तो जब ये नदी में और समंदर में दोनों में दिखाई देगा तो मसला होगा, और मसला कुछ ऐसा होगा कि यहां पर ब्लैक तो जिंदा रहेगा, व्हाइट भी जिंदा रहेगा, पर ये जो बेचारा ग्रे वाला है वो कैसे जिंदा रहेगा? तो इसकी संख्या कम पड़ जाएगी। कैपिटल बी जिंदा है, स्मॉल बी जिंदा है, पर कैपिटल बी स्मॉल बी ये जो धूसर रंग का है, ग्रे कलर का है, ये कैसे रहेगा? धूसर रंग का है, ये कैसे रहेगा? और जब ये नहीं रहेगा, इसी को हम कहते हैं विदारक ग्राफ। जब आपका ऐसा ग्राफ बीच से बट जाए, जब आपका ये ग्राफ बीच से बट जाए, बटने लग जाए, दो भागों में विभाजित हो जाए, जब कुछ ऐसा हो जाए तो समझना उस ग्राफ को हम विदारक ग्राफ कहते हैं, डिसरप्टिव ग्राफ कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? से या सनो कि दुनिया में तीन प्रकार के प्राकृतिक चयन होंगे, और वो तीन प्रकार के प्राकृतिक चयन हमें से इन तीन बातों को बताते हैं। वो तीन बातें कि दुनिया में प्राकृतिक चयन क्या चीज है। इस दुनिया में जो विकास हुआ है, इस दुनिया में जो एवोल्यूशन हुआ है, जीवों में जो बदलाव हुए हैं, वो खास पैटर्न को फॉलो करते हैं और वो प्रकृति चयन करती है।
प्रकृति कभी किसी को भी सिलेक्ट कर सकती है। प्रकृति का मन है, प्रकृति अगर अनुकूल है आज ब्लैक मॉथ के, वो उसे सिलेक्ट करेगी। अगर आज प्रकृति व्हाइट स्नेल के पक्ष में है, उसे सिलेक्ट करेगी। अगर आज प्रकृति सिकल सेल एनीमिया जो के वाहक हैं उन्हें सिलेक्ट कर रही है, तो उनके अनुकूल है तो उन्हें सिलेक्ट करेगी। ये है मेरे बच्चे नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट बहुत आसानी से दिमाग में बैठ गया होगा। से यस, अगर हां तो कमेंट सेक्शन पे जोरदार रोर, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोनों करना है। कहां है मेरे बच्चा लोग, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी बताइए यहां पर फटाफट। यहां तक मेरी बात समझ में आई? आवाज आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? आपस में बात ही कर लो यार तुम लोग तो, ठीक है। यहां पे प्रकृति बदले जा रही है, एक दिन नेचुरल सिलेक्शन होगा और दुनिया में जितने भी तमाशा करने वाले लोग हैं सब विलुप्त हो जाएंगे। तब बचे रहना, ऊपर वाला हिसाब मांगता है। याद रखना, ऊपर वाला ब्लैक मॉथ को भी जिंदगी दिया था, व्हाइट मॉथ भी बहुत दिन तक इस दुनिया में नहीं था। मनुष्यों के साथ भी यही हिसाब होगा कि कुछ दिन के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बढ़िया इंसान होगा वही जिंदा रहेगा। किसको चाहिए होता है ना रोजगार आप लोगों को, कि पढ़ाई 12th करने के बाद हमको सरकार रोजगार दे दे, हमको ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सब दे दे। पढ़ाई करते हो, पढ़ते समय आप बकैती मार रहे हो तुम, हैं? हाय नीलम, हाय पूनम, हाय ये, हाय वो कर रहे हो, और यही करोगे तो पढ़ाई कहां से होगी? और उसके बाद तुमको रोजगार चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना भैया कि हम इनके लिए हम ग्लेशियर बचा रहे हैं, इनके लिए हम ऑक्सीजन बचा रहे हैं, इनके लिए हम प्रकृति में पौधे लगा रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी हमारी इसमें अच्छे से रहेगी। अरे पिघल जाने दीजिए ग्लेशियर को, खत्म हो जाने दीजिए ऑक्सीजन, और ये सब उसी में डूब जाएं। समझ रहे हैं? कोई जरूरत ही नहीं है, ये आज की पीढ़ी हमारी पढ़ ही नहीं रही है। क्या इनके लिए हम ग्लेशियर बचाएंगे? नहीं बचाना है। कल से पूरा ग्लोबल वार्मिंग चालू रहेगा। जो भी कंट्रोल करता हूं नहीं करूंगा, एक एसी चलाता हूं 4 एसी चलाऊंगा, डूब जाएगी ग्लेशियर। ठीक है, तुमको पढ़ना लिखना तो है नहीं, तुम जैसे बच्चों को बचा के करना क्या है मुझे? तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ऑक्सीजन बचाऊंगा? कभी नहीं। कल से ज्यादा सांस लूंगा मैं, और दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूंगा, दिन भर। तुम्हारे लिए हम ऑक्सीजन बचाएं, तुम्हारे लिए हम ग्लेशियर बचाएं, तुम्हारे लिए हम यहाँ पे पौधे लगा के जाएं, और तुम क्या करोगे यहाँ पे? हाय हेलो, वाह दीदी वाह, क्या बात है ना? हाँ पढ़ लियो बेटा, पढ़ लियो। हाँ हाँ, जो पढ़ लेगा ना उसका सिलेक्शन अच्छा होगा, जो नहीं पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन करके गायब करवा दिया जाएगा। याद रखना, ये लिख के रख लो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लिख के रख लो, नहीं तो छोड़ दो। मैं तो पिघला ही रहा हूं ग्लेशियर, डूबना उसी में। ठीक है, हाँ चलो चलो अगले विषय पे आते हैं। तो बॉस ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया, ये चीज हमारे पास में क्लियर है, डन है, सब कुछ कंप्लीट है। अब हम आते हैं, ठीक है, चलें तो अगले विषय पे आते हैं। अगला विषय है हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। की मतलब मान लिया, चलो हमने मान लिया कि हो गया सारा कुछ, ऐसे लाइफ में चलता रहता है, ऐसे विकास होता है, वैसे विकास होता है, 50 ज्ञान आए और 50 ज्ञान गए। पर ये हुआ कैसे? इस दुनिया में जो डायनासोर थे वो पक्षी बने कैसे, हम कैसे बने, और इस दुनिया का जो मेन कार्यक्रम है वो कैसे आगे बढ़ा, हम इन विषयों पे बात करने जा रहे हैं। सो देयर इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। इस दुनिया का संक्षिप्त विवरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोटी मोटी बात मैं आपको पहले से बता दूं कि हम एक बड़ी सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पर हमें उसको समझने में ना प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कई बार हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ओ हो क्या पढ़ दिया हमने, अरे मुरी मैया क्या हो गया, क्या देख लियो हमने, ये ऐसा बड़ी समस्या हो जाती है। तो हमें उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ कहानियां जाननी जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यार सबसे पहले हमको यह पता करना चाहिए कि जीव कब पैदा हुए। जीव, लिविंग वर्ल्ड जो होते हैं इस दुनिया में, लाइफ जो है वो कब आई, पहले ये जान लो। लाइफ कब आई ये जानने के बाद आपको पता चल जाए कि प्रोकैरियोटिक जीव कब आए। प्रोकैरियोटिक के बाद आपको यह जानना है कि यूकैरियोटिक कौन आया, कब आए। और यूकैरियोटिक आने के बाद यह याद रखना है कि आपको छोटे छोटे जीवों के बारे में पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली पता चलेगा वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स कौन है बेटा? कशेरुक प्राणी। कशेरुक प्राणी, ये जो आज हैं, मछलियां हैं, बड़े बड़े जीव हैं, इनके बारे में पता चलता है। उसी समय हम बात करते हैं प्लांट्स की, और प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो खासकर हम सबसे पहले बात करते हैं एल्गी का। एल्गी के बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा का।
ये लोग कब बने, कहां बने, कैसे बने, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी होती है। टेरिडोफाइटा के बाद की बाकी कहानियां बड़ी आसान है, पर कशेरुक प्राणियों में भी हमें सबसे पहले मछलियों की बात जाननी होगी। मछलियां कब बनी, फिर इस मछलियों से उभयचर कैसे बन गए बॉस। कल तक जो पानी में रहता था वो उभयचर कैसे बन गया, और उभयचर बनने के बाद सरीसृप कैसे बन गया। ये जो सरीसृप बने, जो रेप्टाइलास बने, वो आगे जाकर दो भागों में बटे। एक का नाम था पक्षी और एक का नाम था स्तनधारी। ये कहानी का स्रोत है और ये कहानी का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है कि लाइफ आगे बढ़ी तो बढ़ी कैसे। तो इस दुनिया में जो भी विकास हुआ कुछ इस तरीके से हुआ। ये ग्राउंड मैपिंग आपको समझ में आ गई कि लाइफ कैसे आगे बढ़ी है। ठीक है, लाइफ कैसे आगे बढ़ी है। लाइफ जो है बेटा, जीवन आया, प्रोकैरियोटिक जीव बने, यूकैरियोटिक जीव बने। जीवों की अगर मैं बात करूं, मैं अगर एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में वर्टिब्रेटा सबसे पहले बने थे। वर्टिब्रेट्स में भी सबसे पहले हमने मछलियों का एग्जाम्पल देखा, फिर उभयचर का देखा, फिर सरीसृप का देखा। दो भागों में बट गए, एक पक्षी और एक स्तनधारी बन गए। स्तनधारी आज भी इस दुनिया में है और टेरिडोफाइटा की कहानी यहां पर लिखी हुई है। यह कहानी आप सभी पहले इस फ्लो चार्ट को जरूर बनाना, इसके बाद की कहानी तुम्हें आसानी से समझ में आने लग जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं दुनिया के सबसे बड़े विकास का सबसे बड़ा नमूना कि दुनिया बनी कैसे। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, विकास का प्रमाण, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की इस दुनिया में एक छोटे छोटे जीवों से लेकर आज के तुम्हारे मनुष्य तक ये जो जीवन बना है ये आखिर बना कैसे है, किसने बनाया है इसे, आखिर ये बना कैसे है। तो इसे सामान्य भाषा में मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना, तो अपने आप आधी कहानी समझ में आ जाएगी। देखना ध्यान से, ठीक है बेटा। इस दुनिया में जीव कब बने, चलो बताते जाओ मुझे फटाफट, मैं इसी में मेंशन करता जाऊंगा जल्दी जल्दी। जीव कब बने थे? जीव बने थे बेटा 2000 मतलब 2 बिलियन ईयर एगो, आप इसे मान सकते हैं 200 मिलियन ईयर एगो। सही है, जिसे आप 2 बिलियन ईयर एगो मान लेते हैं कि इस दुनिया में जीव पहली बार बने थे। क्या ये बात सही है? अरे हाँ ना, ठीक है। 2 बिलियन ईयर एगो आप इसे मान सकते हैं, और यहीं पर आप मान सकते हैं 200 मिलियन ईयर एगो दुनिया में पहली बार जीवन आया था। दुनिया में पहली बार जीवन आ गया था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के ही माने जाते हैं कि 2 बिलियन ईयर एगो। यूकैरियोटिक इस दुनिया में आए हैं बेटा 1.5 बिलियन ईयर एगो। दुनिया चल रही थी, लगभग बढ़िया चल रहा था, और लगभग 500 बिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो सॉरी, मायाज में 500 मिलियन ईयर एगो इस दुनिया में कशेरुक प्राणी आए थे। कौन आए थे? कशेरुक प्राणी आए थे। और इन्हीं के साथ लगभग इस दुनिया में टेरिडोफाइटा इस दुनिया में बन चुका था, और टेरिडोफाइटा की कहानी लगभग 320 मिलियन ईयर एगो पहले थी, जब ये टेरिडोफाइटा इस दुनिया में रहते थे। मान गया, ऐसा ही जीवन चल रहा था, ऐसा ही क्रम था। फिर कुछ मछलियां बनी। मछलियां पानी में रहते रहते कभी इनका मन करता था कि चलो यार थोड़ा सा किनारे पे टहल के आते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग बन गए उभयचर, मैं उसका उदाहरण भी बताता हूं आपको। फिर उभयचर बन गए तो उनको लगा यार कि देखो अब जब उभयचर हम बनी गए हैं, पानी और जल थल दोनों में रह लेते हैं, तो एक काम करते हैं हम पूरा थल में रहते हैं, थोड़ा बहुत पानी में रह लेंगे। वो बन गए सरीसृप। और सरीसृप आखिरी में फिर मन किया, जब डायनासोर वगैरह बने तो उनमें से कुछ पक्षी बन गए, और कुछ आज की दुनिया के स्तनधारी हैं, ये बन गए। यही कहानी का स्रोत है और यही कहानी का पूरा बेसिक पॉइंट है, जिसके आधार पर हमें यह बात करनी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन का सबसे पहला पार्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने इसके सारे नोट्स आपको मेंशन कर दिए हैं, आप उन्हें देखकर आसानी से समझ सकते हैं। वन बाय वन आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं। पहली चीज यह कि दुनिया में जीवन आया कब? 200 मिलियन ईयर एगो। पहली इंपॉर्टेंट लाइन, 200 मिलियन वर्ष पूर्व इस दुनिया में जीवन आया। और कैसे आया? मैंने बताया था कि तुम्हारे दादाजी ने इस दुनिया को लाया नहीं था। इस दुनिया को लाने के पीछे बहुत बड़ा केमिकल एवोल्यूशन था, और उस केमिकल एवोल्यूशन से दुनिया में जीवन आया 200 मिलियन ईयर एगो। बढ़िया है।
पर उस समय ऑक्सीजन वगैरह थी नहीं, तो फिर ऑक्सीजन वगैरह भी आई धीरे धीरे और जीव बड़े जानवर की तरफ में बनते गए। साइनोबैक्टीरिया जैसा जीव आया और छोटे छोटे जीव जब ऑक्सीजन को मुक्त करने लग गए तो धीरे धीरे उनमें संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे वो आगे जाकर प्रकाश संश्लेषण वगैरह करने लग गए और एक कोशिका से बहुकोशिका बन गए। जब इस दुनिया में ऑक्सीजन आ गई तो छोटी छोटी कोशिकाएं, बैक्टीरिया, वायरस जैसी कोशिकाएं मिल मिलकर बड़ी बड़ी कोशिकाएं बनाई, बहुकोशिकीय जीव बन गए। मान लिया, आगे बढ़े। अब बड़े बड़े कोशिकाओं में हमारे पास हर किसी का एविडेंस नहीं है। आप कहोगे कि सर बैक्टीरिया का बताओ, है ना, आप बताओ कॉकरोच का बताओ, आप स्पॉन्ज का बताओ, सबका एविडेंस नहीं। इस दुनिया में फिर अगला एविडेंस मिला कि भैया 2 मिलियन वर्ष के बाद हमने डायरेक्टली ले गए 500 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 1.5 जो बिलियंस ईयर हैं वो लग गए और हमने बना दिया आकशेरुक जीव बने। कौन बने? आकशेरुक, इनवर्टिब्रेट्स। कौन है इनवर्टिब्रेट्स? यही कॉकरोच, घेघा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये सब बन गए और ये धीरे धीरे क्रियाशील होने लग गए लगभग 500 मिलियन ईयर एगो। ये सब आपको दुनिया में दिखाई देने लग गए, मॉसेस दिखाई देने लग गए, ये छोटे छोटे दिखने लग गए। ये कहानी हो गई। इनमें से कुछ लोगों ने मछलियों का एविडेंस भी देखा और वो देखा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व। 500 मिलियन वर्ष पूर्व हमें इनवर्टिब्रेट्स की कहानी मिली थी और 350 मिलियन वर्ष पूर्व वर्टिब्रेट्स यानी मछलियों की कहानियों का पता चलने लग गया। तो 350 मिलियन वर्ष पूर्व जबड़े रहित मछलियां मींस साइक्लोस्टोमा, ये मछलियां जिन्हें अपन जॉलेस फिश कहते हैं, साइक्लोस्टोमा, ये मछलियां उस दुनिया में मिलने लग गई। जहां पर जीव की बात चल रही थी उसी समय पे हमारे कुछ पौधे भी समुद्री खरपतवार बनकर 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए और वो थे पौधों की कहानी। जीवों की कहानी चल रही थी, पौधों की कहानी चल रही थी, दोनों कहानियों में आगे बढ़े ही जा रहे थे। जब पहले जीवन पर प्रकट हुए तो पहले पादप थे। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी में पहले कौन आया? जी पादप भी बन रहा था, जंतु भी बन रहे थे, पहले कौन आया? पादप। जब जंतु इस पृथ्वी पे आए उससे पहले भी इस दुनिया में पादप विकसित हो चुके थे और इस दुनिया में थे। बहुत सीधी सी बात है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। मैंने क्या क्या कहा है आपको समझ में आया? 200 मिलियन वर्ष पूर्व इस दुनिया में जीवन आया। 500 मिलियन वर्ष पूर्व हमने इनवर्टिब्रेट्स को देखा। 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार को हम इस दुनिया में देखें। जब मछलियां आगे बढ़ने लगी तो जबड़े रहित मछलियां सबसे पहले दिखाई दी और इसके बाद जबड़े रहित मछलियों के अलावा उनके पास सुदृढ़ पंख मतलब गिल्स, जिनके पास गिल्स मजबूत था वो मछलियां दिखने लग गईं और उन मछलियों की क्वालिटी ये थी कि पानी के बाहर भी रह सकती थी। फिर धीरे धीरे यहां पर मजबूत और सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां दिखने लगी और यह दिखा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व। 350 मिलियन वर्ष पूर्व मजबूत और सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां मिली जिनके अंदर ताकत थी जल से थोड़ा सा थल में आने की और थल से फिर जल में आने की, जल से फिर थल में जाने की, ये मछलियां थी। इसका एविडेंस मिला एक बार 1938 में, इसका एक एविडेंस मिला दक्षिण अफ्रीका में जिसका नाम रखा गया सीलोकैंथ। ठीक है, पकड़ी गई जो सीलोकैंथ थी जिसे विलुप्त मान लिया गया था। हमने मान लिया कि इस दुनिया में वो विलुप्त हो चुकी है, जिसके पास सुदृढ़ पंख होते हैं। वैसी मछली जो पानी जल थल दोनों में रहती, वैसे कहते हैं ना कि मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, पर यह मछली ऐसी थी सीलोकैंथ जो जल थल दोनों में रहती थी, पर आज ये विलुप्त हो चुकी है। आज ये किसी और रूप में बदल गई है, पर पहले ये थी। इसके अलावा इसे लोब फिन कहा गया जो धीरे धीरे आगे जाकर विकसित हुई और उभयचर में बदल गई। ये मछली आगे जाकर उभयचर में बदल गई। ये है बेटा सीलोकैंथ क्या फॉसिल्स। हमें कैसे पता चला कि इस दुनिया में सीलोकैंथ नाम की भी कोई मछली थी? हमने जो जमीन है उसके अंदर जब इसका अवशेष मिला तब हमें पता चला कि ओ भाई साहब इस दुनिया में सीलोकैंथ भी थी। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, मान लिया ये लोब फिन थी। देखा, ये देखो ये लोब फिन है। ऐसी मछलियां आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उस जमाने में थी। ठीक है भाई, मछलियों का अवशेष आगे बढ़ा। ये मछलियां जिनके पास सुदृढ़ पंख और मजबूत
मतलब मजबूत बॉडी थी, वो आगे जाकर उभयचर बन गए। मछलियां आगे जाकर किस में बन गई? उभयचर बन गए। उभयचर मतलब क्या? मेढक और सैलामेंडर। तो आज की दुनिया के जो उभयचर थे वो उसी सीलोकेंथ से बने हुए हैं जो 320 मिलियन वर्ष पूर्व हमने जिसके अवशेष देखे थे, वही इस मेढक और सैलामेंडर का पूर्वज है। गॉट माय पॉइंट? यही आगे जाकर सरीसृप बनाए। आपसे पूछा जाएगा सरीसृप किससे बने हुए? बोलना उभयचर से। अरे किससे बने हुए हैं जी? उभयचर से बने हुए हैं। समझ में कुछ आ रहा है? भेजा ऊपर से जा रहा है सब कुछ। आसान है कि नहीं है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये सरीसृप थे, बन गए सरीसृप। तो दिक्कत क्या थी? मछलियों में और उभयचर में जो आज के बने हुए हैं उनमें दिक्कत क्या थी? मछली पानी में क्यों रहती है? क्या उसको मजा आता है मछली पानी में रहने? भैया मछली का जो शरीर है वो धूप को नहीं सह सकता, धूप को सहेगा मर जाएगा। उभयचर भी थल में रहता है लेकिन उसे जल चाहिए होता है। मेढक जल में जाता है, वो सैलामेंडर जल में जाते हैं। रीजन फॉर व्हाट? क्यों 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 जाते हैं? क्योंकि उनके अंडे सूख जाते हैं धूप में। उनके अंडे धूप में सूख जाते हैं, इसलिए वो अंडे अपने देते हैं पानी में। अब तुम थल में आ तो गए हो लेकिन रहना तुमको जल में ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अंडे सूख रहे हैं जी। तो जब अंडे सूख रहे हैं तो अब आपदा ही अवसर है, ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार है। तो फिर ये लोग क्या किए? अपने बाहर मोटा कवच बनाने लग गए। तो उभयचर के अंडे धूप में सूख जाते थे, ठीक है, उभयचर के अंडे मोटे सूख जाते थे, पर सरीसृप के जो अंडे हैं वो मोटे थे, ठीक है। उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते थे। इनको हम मानते हैं कि ये सरीसृप में बन गए। जो आज कछुआ है, कच्छप है, मगर है, घड़ियाल है, ये सब जो है बच्चे मेरे, ये सब लोग जो है ना आज सरीसृप के नाम से जानते हैं। और सरीसृप और उभयचर में बस यही अंतर है कि एक का अंडा कवच सूख जाता है और एक का अंडा धूप में नहीं सूखता, वो सरीसृप माना जाता है। बहुत बढ़िया। धीरे 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 20 मिलियंस 200 मिलियंस वर्ग विभिन्न आकार के अलग अलग सरीसृप इस दुनिया में पैदा हुए। और उसी समय इस दुनिया में टेरिडोफाइटा का भी बहुत जबरदस्त राज था। जब भी आपने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम है, जुरासिक पार्क, तो आपने एक गजब की चीज देखी होगी। डायनासोर को ऐसे पेड़ों के बीच में ही देखा होगा। आपको पता है क्यों? डायनासोर को ऐसे पेड़ में आपने इसलिए देखा है क्योंकि उस समय टेरिडोफाइटा बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े टेरिडोफाइटा थे और वो डायनासोर के जमाने में चल रहे थे। बढ़िया है, बड़े सरीसृप है, बड़ा टेरिडोफाइटा है, दुनिया में सबका राज चल रहा है, मजा है। लेकिन इसी समय फिर प्रकृति पलटती है और ये डायनासोर ये जो सरीसृप हैं ये दो भागों में बढ़ते हैं। किसी का कहना होता है कि ये हमको थल में नहीं रहना रे, हम जा रहे हैं वापस जल में। इनका नाम रखा गया इक्विथोसोरस। कुछ सरीसृप वापस पानी में चले गए और वापस जब पानी में चले गए लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व मछली जैसे सरीसृप बने जिनका नाम था इक्विथोसोरस। आपसे पूछा जाएगा इक्विथोसोरस क्या है, आप बताना। जो मछली जैसे जीव थे वो इक्विथोसोरस थे। जो बच गए इस दुनिया में वो डायनासोरस वगैरह बन गए, पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोरस बन गए। बहुत बढ़िया। जिसमें से सबसे बड़ा ट्राइरेनासोरस रेक्स जो 20 फीट का था लंबा, 20 फीट लंबा था, 20 फीट लंबा था। कितना लंबा था? 20 फीट लंबा था, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता गेमिंग जी कि ये काल्पनिक हो सकता है, क्योंकि यही एक बात सही है, सीक्वेंस फॉलो करती है, प्रकृति भी एक सीक्वेंस फॉलो करती है और उसी सीक्वेंस के हिसाब से दुनिया आगे बढ़ी है। काल्पनिक तो ये है कि मैं ये कह दूं कि हां मैंने बनाया था और तुम मान लो, ये काल्पनिक है। पर जब मैं कह रहा हूं कि हां ऐसा 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 शरीर बना होगा तो बिल्कुल बना होगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है बॉस। डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक से इस दुनिया में विलुप्त हो गए। डायनासोर की कहानी खत्म हो गई 65 मिलियन वर्ष पूर्व। और यह डायनासोर माना जाता है कि आज के समय के पक्षियों में बदल गए हैं। माना यह जाता है कि सही कारणों का पता चला नहीं है, लोग मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर जो है पक्षियों के रूप में बदल गए हैं। तो डायनासोर किस में बदल गया? पक्षियों में बदल गया है मेरे बच्चे, और यह बात याद रखना। इसके बाद जो सरीसृप थे वो दो भागों में बदले। एक का नाम था सौरपसिडा और एक का नाम था साइनोप्सिडा। सौरपसिडा वो सरीसृप थे जो आज के सरीसृप हैं, उनको बनाया उसने। तो आपसे पूछा जाए कि आजकल के जो सरीसृप हैं उनके पूर्वज कौन थे? सौरपसिडा थे।
और आजकल के जो स्तनधारी हैं उनके पूर्वज कौन है? साइनोप्सिडा थे उनके पूर्वज। मैं इसका फ्लो चार्ट भी आपको नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा, पर आज एक कहानी सी बता रहा हूं तो सुनते चलो। साइनोप्सिडा उनका नाम था और ये सबसे पहले जीव इस दुनिया में श्रीव बने, मतलब छुछंदर बना। इस दुनिया का पहला जीव जो होता है ये छुछुंदर जैसा बना हुआ है और आज ये जरायुज बने हैं और ये धीरे धीरे इस दुनिया में सुरक्षित रखते हैं। सो पूरी कहानी बड़ी आसान सी है। मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए बताई है ताकि बॉस आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए, एक कथा बैठ जाए कि भैया इस दुनिया में पहले जो है ना इन्वर्टिब्रेट्स बने होंगे, फिर मछलियां, फिर सरीसृप में कुछ वापस पानी में चले गए, फिर कुछ इस दुनिया में हैं, फिर उनमें से कुछ पक्षी बन गए, फिर उनमें से कुछ लोग ये बन गए। फिर इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। और आज इस दुनिया में सारी चीजें जो बनी हुई हैं यही है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन और यही है आज के चैप्टर का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो आज मैंने आपको पढ़ाया है।